नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के कार्यक्रम स्पेशल करंट अपडेट में स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सप्ताह भर के करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण खबरों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में लेकर आपके सामने आते हैं, जिससे कि आपकी परीक्षा की राह हो सके आसान। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को, देखते हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संस्थाएं हाल ही में अमेरिकी एंटिटी सूची से हटा दी गई हैं। विकल्प आपके सामने हैं। टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड ट्रूबो, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र या इंडियन रेयर अर्थ्स। सी विकल्प है भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन या डी इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस। इन युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए आपका विकल्प इसमें बी सही होगा। अब बात करें हाल ही में अमेरिकी एंटिटी सूची से, तो दरअसल ये सूची क्या है? विकल्प तो आपका बी सही हो गया। 3 ऐसी संस्थाएं हैं: भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, बार्क जिसको कहते हैं, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान आईजीसीएआर, और इंडियन रेयर अर्थ अर्थात आरआईआरई। इन तीनों संस्थाओं को इस सूची से हटाया गया। इस सूची से हटाने का मतलब ये नेगेटिव नहीं है बल्कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि इस सूची में जो संस्थाएं होती हैं, अमेरिका उनको संदेह की दृष्टि से देखता है और उनको अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से वो खतरा मानता है। इसलिए इस सूची से बाहर होना एक अच्छी खबर है। और आपको बता दें कि इस सूची में जो भी शामिल होते हैं, उनके ऊपर कड़े लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को महसूस करते हुए उनके ऊपर कड़ी लाइसेंसिंग कानून की जो विधियां हैं उसको लागू किया जाता है। और इस सूची में शामिल करने का मतलब ही हुआ कि अमेरिकी सरकार के पास इन पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त विश्वास न करने के लिए पर्याप्त कारण होते हैं। अगर उनको लगता है कि ये संस्थाएं ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हैं कि वो अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती हैं, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा या उसकी विदेश नीति के हित के खिलाफ हैं, तो वो इस सूची में संस्थाओं को डाल देती है। अब उससे ये 3 हमारी संस्थाएं बाहर हुई हैं, जिसमें कि बार्क, आईजीसीएआर और इंडियन रेयर अर्थ अर्थात आईआरई। इसका मतलब कि ये एक अच्छी खबर है। अब ये विश्वास के दायरे में आ गई है अमेरिका के द्वारा। बिग बाय मकड़ी की नई प्रजाति की पुष्टि किस देश के वैज्ञानिकों ने की है? विकल्प आपके सामने है। बिग बाय एक मकड़ी है। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, अमेरिका और कनाडा, भारत और जापान या फ्रांस और इटली। तो आपको अगर बता दें कि इसका सही विकल्प क्या है, तो इसका सही विकल्प है ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। दरअसल ये एक विशेष मकड़ी है जो कि बहुत विषैली है, और इस मकड़ी को ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने सिडनी फनल वेब मकड़ी की एक नई और अधिक जहरीली प्रजाति की खोज की। इसको बिग बॉय उपनाम दिया गया है, इस उपनाम से इसको बुलाया जाता है। इस मकड़ी की खासियत ही ये है कि दुनिया की सबसे जो विषैली मकड़ी हैं, उनमें ये उन जहरीली मकड़ियों में एक मानी जा रही है। इसकी प्रजाति पहली बार 2000 के दशक की शुरुआत में न्यू कैसल के पास पाई गई थी, जो सिडनी से लगभग 170 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। इसे मकड़ियों के एक्सपर्ट और ऑस्ट्रेलियन रेप्टाइल पार्क के पूर्व केन क्रिस्टेनसेन ने खोजा था। रिसर्च में ऑस्ट्रेलियन म्यूजियम, फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी और जर्मनी के लिबनिज इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इस नई प्रजाति की पुष्टि की है। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी दोनों के वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। इस नई प्रजाति का नाम क्या है? इस नई प्रजाति का नाम आप यहां पर देख सकते हैं। इस नई प्रजाति का नाम अट्रैक्स क्रिस्टेनसेनी रखा गया है। इससे पहले कि अगले प्रश्न की तरफ चलें, आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस शिफ्ट हो चुकी हैं नोएडा, और साथ ही साथ आईएएस फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस कोर्स ऑफलाइन बैच का प्रारंभ हो चुका है। हिंदी माध्यम में भी एडमिशन प्रारंभ है और इंग्लिश मीडियम में भी एडमिशन प्रारंभ है। 8750187501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज हिंदी माध्यम यूपी पीसीएस जीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत 24 फरवरी से सुबह 7:30 बजे से नए बैच की शुरुआत हो रही है। अगला प्रश्न है कि चराई देव मैदान या मैदान दोनों ही कहा जाता है, किस राजवंश की पहाड़ी दफन प्रणाली का हिस्सा है जिसे हाल ही में यूनेस्को का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? तो पहला प्रश्न तो प्रश्न में ही आपके है कि चराई मैदान को हाल ही में यूनेस्को द्वारा प्रमाण पत्र दे दिया गया है। अब इसका संबंध पूछा जा रहा है कि इससे है तो मौर्य राजवंश, अहोम राजवंश, गुप्त राजवंश या चोल राजवंश। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आपका विकल्प बी, अहोम राजवंश इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसकी व्याख्या की तरफ देख लेते हैं। तो अहोम राजवंश इसका संबंध है। 13 जनवरी को गुवाहाटी के सांस्कृतिक मंत्री विमल बोरा ने इसकी घोषणा की। पेरिस में यूनेस्को के चराई मैदान या चराई मोइदाम कहा जाता है, इसको विश्व धरोहर स्थल का जो प्रमाण पत्र है वो प्राप्त हो गया। चराई मैदान की अगर बात करें तो भारत का ये 43वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है, और यह प्रमाण पत्र यूनेस्को के संस्कृति मामलों के सहायक महानिदेशक श्री अर्नेस्टो ओटोन रामिरेज ने सौंपा था।
चराई मोइदाम क्या है? तो बेसिकली ये असम में अगर हम बात करें तो ताई अहोम समुदाय की उत्तर मध्यकालीन मतलब 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच टीला दफन परंपरा है। एक टीला बनाया जाता था, उसमें लोगों को दफन किया जाता था। ये अहोम राजवंश के सदस्यों के जो शरीर के नश्वर अवशेष हैं उनको प्रतिस्थापित करता है, जिससे उनकी सामग्री के साथ उसमें दफना दिया जाता था। तो ये बेसिकली जो शव होते थे, अहोम राजवंश के लोग उन शवों को दफनाते थे, उसके ऊपर एक टीले जैसी संरचना बना देते थे और शव के साथ जो आवश्यक उनकी सामग्री होती थी उसको भी दफनाया जाता था। अब इसी को यूनेस्को के द्वारा प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है, इसके अंतर्गत इसको सम्मिलित कर लिया गया है। 18वीं शताब्दी के बाद अहोम शासकों ने दाह संस्कार की जो हिंदू पद्धति है उसको अपनाया था और चराई मोइदाम में दाह संस्कार की हड्डी और राख को दफनाना शुरू कर दिया था। तो ये परंपरा इस समय की है। अब तक खोजे गए 386 मोइदाम में से अहोमों के टीले की दफन परंपरा के चराई देव में 90 शाही समाधि सुव्यवस्थित ढंग से संरक्षित हैं। सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाले और पूर्ण उदाहरण के रूप में इनको देखा जा सकता है। अगला है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हैं? आईएमडी की स्थापना का वर्ष महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण किए वो बताने के बाद आपको पता चलेगा। 100 वर्ष, 125 वर्ष, 150 वर्ष या 175 वर्ष? तो इसका सही जवाब है 150 वर्ष। देखिए, आईएमडी ने जो मौसम विज्ञान विभाग है भारत का, उसने अपने 150 वर्ष पूरे कर लिए हैं, इसलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बनता है। बात करें अगर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की आईएमडी की, तो 15 जनवरी 2025 को इसने अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे कर लिए। क्या है आईएमडी? तो भारत की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है। इसका मतलब ये हुआ कि मौसम से संबंधित जो भी जानकारी है वो ये देने का काम करती है। ये जानकारी तमाम क्षेत्रों में लाभप्रद हो सकती है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो नौवहन का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य संबंधित अनुसंधान के मामले हो। मौसम विज्ञान से संबंधित मामलों की प्रमुख सरकारी एजेंसी के तौर पर इसको देखा जाता है और भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। अगर बात करें तो 1864 में 1864 में कोलकाता और आंध्र तट पर आए दो विनाशकारी चक्रवात, और इन चक्रवातों के बाद ही ये महसूस किया गया कि क्यों न एक ऐसी संस्था बनाई जाए कि जो इसके संबंध में पहले से लोगों को अवेयर किया जा सके, जानकारी हासिल की जा सके। तो इस चक्रवात के बाद जो 1864 में कोलकाता में और आंध्र प्रदेश के तट पर आया, उसके बाद इसकी आवश्यकता को महसूस किया गया। बेसिकली उसके बाद ही इसका उदय होता है। उद्देश्य क्या था? तो मौसम संबंधी अवलोकन करेगी, कृषि, सिंचाई, नौवहन, विमानन, अपतटीय क्षेत्र अन्वेषण आदि के लिए मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करेगी। मतलब कृषि के संबंध में आपको किसी को पता चल जाएगा कि बारिश कब होने वाली है। अगर कोई मत्स्य पालन कर रहा है तो बताया जाएगा कि समुद्र में मौसम खराब होने वाला है। नौवहन के लिए भी, वायु मार्ग के लिए भी कि एरोप्लेन अगर चल रहे हैं तो बता दिया जाए कि समय से पूर्व आप लैंड करा लीजिए, वहां मौसम खराब हो सकता है। तो सभी क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता है। मौसमी चेतावनी भी ये जारी करता है, आवश्यक मौसम संबंधी आंकड़े भी उपलब्ध कराता है। मौसम विज्ञान और संबंध विषयों में रिसर्च और डेवलपमेंट का भी काम होता है इसके द्वारा। मतलब कि अनुसंधान और संचालन और संवर्धन करना, रिसर्च के क्षेत्र में भी मौसम संबंधी ये काम करता है। नाग MK2 मिसाइल की रेंज कितनी है? विकल्प आपके सामने है। 4 किलोमीटर, 7 से 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है, चूंकि बात की जा रही है नाग MK2, इसका रेंज है 7 से 10 किलोमीटर। जबकि नाग जो पहला इसका संस्करण था उसकी रेंज कितनी थी? तो उसकी रेंज थी न्यूनतम 500 मीटर और अधिकतम 4 किलोमीटर। लेकिन अब ये उसका उन्नत संस्करण है, 7 से 10 किलोमीटर इसकी रेंज है। और इसका विकास किसने किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा इसका विकास किया गया। और ये क्या है? तो ये तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और बेसिकली ये जो है दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करता है ये मिसाइल। इसका मतलब कि टारगेट सेट कर दीजिए, उसके बाद इसको आप टारगेट की तरफ भेजकर और भूल जाइए, ये अपने टारगेट को मार गिराएगा। इसमें निपुण है। रेंज कितनी है? 7 से 10 किलोमीटर। पूर्व जो नाग था MK1 की रेंज, जैसा कि बताया गया, अधिकतम 4 किलोमीटर तक वो मार कर सकता था। आक्रमण मोड क्या है? तो शीर्ष आक्रमण। इसका मतलब कोई भी जो बख्तरबंद जो गाड़ी होती है उसके शीर्ष पर भी अटैक करता है। साथ ही साथ बख्तरबंद वाहनों की ऊपरी सतह को निशाना बनाता है। इनके बाहर जो कवच होता है उसको ये निशाना बनाता है, उसकी पहली परत को निष्क्रिय करता है, उसके बाद ये अंदर उसको डिस्ट्रॉय करता है। प्रभावशीलता में अगर देखें तो बख्तरबंद वाहन विशेष रूप से ERA वाले वाहनों को नष्ट करने के लिए ही इसको डिजाइन किया गया है। लॉन्च प्लेटफॉर्म क्या है? मतलब प्लेटफॉर्म का मतलब अगर जमीन पर बात करें तो एक ऐसी गाड़ी होती है जो कि जिस पर इसको लेकर गतिशील अवस्था में, वो गाड़ी कैसी होती है? उसमें एम्फीबियन क्वालिटी होती है, मतलब वो जल में भी होती है, चल सकती है गाड़ी, और थल पर भी चल सकती है, और उसी में ले जाकर इसको लॉन्च किया जाता है। तो ये नामिका उसको बोलते हैं, नाग मिसाइल कैरियर वर्जन 2। ये उसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, ये उसके प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।
वॉरहेड की बात करें, वॉरहेड क्या होता है? वॉरहेड होता है जहां पर जिस हिस्से में विस्फोटक होते हैं, किसी भी मिसाइल हो गई, उसमें जिस हिस्से में विस्फोटक होगा उसको वॉरहेड कहा जाएगा। तो उच्च विस्फोटक एंटी टैंक हीट वॉरहेड का इसमें इस्तेमाल किया गया है। आगे देखें तो हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? विकल्प आपके सामने है, 10 जनवरी, 15 जनवरी, 26 जनवरी या 1 फरवरी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 15 जनवरी। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। देखिए, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस की शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत इसकी हुई है 1949 में, 1949 में। कब हुई? किस उपलक्ष्य में हुई? तो के.एम. करियप्पा, जनरल के.एम. करियप्पा जो भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने 1949 में ब्रिटिश जनरल जो थे सर एफ.आर.आर. बूचर, उनकी जगह ली थी। इसलिए जनरल के.एम. करियप्पा की भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्ति के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। 15 जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की अगर बात करें 2025 की थीम क्या थी? तो समर्थ भारत सक्षम सेना इसकी थीम थी। समर्थ भारत सक्षम सेना 2025 के भारतीय सेना दिवस की थीम थी। आयोजन स्थल कहाँ था? तो पुणे में आयोजन इसका हुआ था और ये पुणे पहली बार सेना दिवस के परेड की मेजबानी करेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सेनानी दिवस भी याद रखेंगे आप, क्योंकि 14 जनवरी को सेनानी दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के सम्मान में मनाए जाने की बात यहाँ पर आई है। मतलब सेनानी दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? 14 जनवरी को। भारतीय नौसेना दिवस कब होता है? वो भी याद रखेंगे, 4 दिसंबर को। और भारतीय वायुसेना दिवस होता है 8 अक्टूबर को। तो ये तिथियां भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला है, हाल ही में उद्घाटित जेड मोड़ सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? जेड मोड़ सुरंग चर्चा में काफी रहा। बेसिकली इससे क्या होगा? इससे होगा आपकी जो लद्दाख तक कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि कश्मीर से लेकर लद्दाख तक निर्बाध गति से यात्रा हो सकेगी। उसमें अहम रोल निभाएगा कौन? जेड मोड़ सुरंग। इसकी लंबाई कितनी है? तो विकल्प आपके सामने है, 4.5 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। तो इसका सही विकल्प आपका है विकल्प बी, 6.5 किलोमीटर। जेड मोड़ सुरंग की अगर बात करें, पीएम मोदी के द्वारा 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 15 जनवरी 2000, यहाँ पे 24 गलत लिख गया है, 15 जनवरी 2025 को जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में। अब देखिए, इसके उद्घाटन में थोड़ा सा विलंब हुआ। दरअसल ये उद्घाटन पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा विलंब हुआ और ये 15 जनवरी 2025 को इसका उद्घाटन किया गया है कश्मीर के गंदेरबल जिले में। ये कितने की परियोजना है? तो 2400 करोड़ रुपए की लागत से श्रीनगर से लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसकी स्थिति है। बेसिकली ये गगनीर और सोनमर्ग के बीच में निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करेगी। होता है कि जो सोनमर्ग की का स्थान है, बेसिकली एक ग्लेशियर के पास इसकी स्थिति है और जाड़ों में यहाँ पर इतनी बर्फ गिर जाती है कि यहाँ पर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। जाड़ों में ये रास्ता बंद हो जाता था। ऐसे में ये जो सुरंग बनाई गई, जो टनल बनाई गई है, अब जाड़ों में भी वहां से संपर्क हो सकता है और आगे का रास्ता आसान हो सकता है। लद्दाख के साथ कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। बेसिकली अगर आप सामरिक दृष्टिकोण से भी देखें, रणनीतिक महत्व भी इसका काफी है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से चीन और पाकिस्तान दोनों हमारे पड़ोसी जो मुल्क हैं, तो सीमा पर हमारी पहुंच और ज्यादा मजबूती से होगी। हम रसद आपूर्ति बहुत मजबूती से ले जा सकेंगे। हमारे जो सैन्य आपूर्ति होती थी, चाहे वो लोगों की हो, चाहे वो हथियार की हो, चाहे रसद की हो, ये सब आसानी से पहुंचेगा, ज्यादा मात्रा में पहुंचेगा, कम खर्च में पहुंचेगा। क्योंकि इससे पहले हम वायु मार्ग पर निर्भर होते थे, क्योंकि जाड़े के मौसम में इतनी बर्फ हो जाती थी, रास्ते दुर्गम हो जाते थे कि रोड से जाना संभव नहीं था। तो वायु मार्ग पे खर्च भी ज्यादा आता था, हमारे वायुयानों की एज भी कम होती थी। अब उनके प्रयोग के कम होने से यहाँ तक हमारी सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतर होगी, लागत भी कम आएगी और सबसे बड़ी चीज कि इस क्षेत्र में जो पर्यटन है वो बढ़ेगा। पर्यटन बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो वहाँ के लोगों की जीवन शैली भी अच्छी होगी। तो लद्दाख के लिए सामरिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी, साथ ही भूस्खलन भी, हिमस्खलन से जो जोखिम था उससे भी अब बचाव होगा। इसमें बहुत उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि वास्तविक समय अपडेट और आपातकालीन निकास मार्ग शामिल है। इसका मतलब कि जो टनल बनाया गया है, उसमें टनल के बगल से ही एक और हमको रास्ता मिलेगा। मतलब उसको भी बनाया गया है कि वो आपातकालीन निकास के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जा सके और इसकी निगरानी टाइम टाइम पर की जाएगी। इस टाइप का इसमें प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की गई है, जिससे कि ये काफी सुरक्षित मार्ग जो है मुहैया होगा। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जैसा कि पहले ही आपको बताया गया, और क्षेत्रीय विकास में इससे समर्थन मिलेगा। अगला प्रश्न है, फास्ट चेक का रंग क्यों गुलाबी होता है? विकल्प आपके सामने है, दृश्यता बढ़ाने के लिए, सौंदर्य कारणों से, सुरक्षा कारणों से या प्राकृतिक रंग। तो देखिए यहाँ पर इसका सही विकल्प है विकल्प ए, दृश्यता बढ़ाने के लिए। फास्ट चेक बेसिकली एक ऐसा मिश्रण है
जो जब जंगल की आग लगती है तो इस मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि इसकी दृश्यता भी दिखती है और ये मदद करता है उस आग को रोकने में। क्या है? आप विस्तार से देख लेते हैं तो देखिए, अग्निरोधी का एक रासायनिक मिश्रण है। इसका मतलब आग को बढ़ने से रोकता है। आपने देखा कि कैलिफोर्निया में जो जंगल की आग थी, उसने अपनी विभीषिका से कितने बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया। तो ऐसे में वहाँ पर आग बुझाने के लिए, उसके फैलाव को धीमा करने के लिए अग्निरोधी एक रासायनिक मिश्रण का प्रयोग किया गया और उसी मिश्रण का एक ब्रांड है, जिसका नाम आपके सामने अभी प्रश्न में आया, जिसका नाम था फास्टचेक। ये अमेरिका में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला अग्निरोधी ब्रांड है। इसका उपयोग आमतौर पर जंगल की आग बुझाने के लिए किया जाता है। अभी सवाल उठता है, इसका मुख्य घटक क्या है? तो इसका मुख्य घटक है अमोनियम फास्फेट, जो आग के फैलाव को भी धीमा करने में मदद करता है। साथ ही साथ जो ईंधन होगा, अर्थात आग के जलने के लिए जो भी चीज होगी, चाहे वो सूखी लकड़ी होगी जंगल की या अन्य जो भी चीज ईंधन के रूप में है, उसको ये ठंडा कर देगा और उस पर परत चढ़ के, इसकी परत कोटेड इसको कर दिया जाता है। इससे आसपास जैसे कहीं पर आग लगी तो चारों तरफ कोटिंग चढ़ा दी जाएगी ताकि आग उस क्षेत्र से बाहर ना जा पाए। तो ये इसके हिसाब से रोका जाता है। ऑक्सीजन को ये वहाँ पर कम कर देगा और आग के प्रसार को रोकने का काम करेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे रासायनिक मिश्रण होते हैं जो कि उन चीज़ों को ठंडा करते हैं, ऑक्सीजन को कम कर दें और आग को बढ़ने से रोकेंगे। अग्निरोधी को आग के किनारों पर डाला जाता है ताकि लपटों को फैलने से रोका जा सके। अब गुलाबी रंग का क्या इंपॉर्टेंस है? गुलाबी रंग इसीलिए इसका बनाया गया ताकि दूर से इसको देखा जा सके, पता चल सके कि कहाँ तक आग जो है, यहाँ तक अगर निशान लगाया गया है तो आग यहाँ पर पहुँचने के बाद आग का क्या रोल है, वहाँ पर पहुँच के आग धीमे हुई कि नहीं हुई, आग की क्या तीव्रता है, इन सारी चीज़ों को देखा जा सके। तो बेसिकली गुलाबी रंग इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इसकी दृश्यता बनी रहे, दूर से भी दिखाई दे। यह अग्निशमन कर्मियों को प्रभावी रूप से अग्नि रेखाएँ बनाने में मदद करता है। अगला है, 11 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? विकल्प आपके सामने है, 2000, 2007, 2010 या 2015। तो इसका सही जवाब क्या है? देखिए, 11 जनवरी को जो मनाया जाने वाला राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस है, इसके लिए जनवरी माह को पूरा माह ही घोषित कर दिया जा गया और बी इसका विकल्प सही है। 2007 में अमेरिका की सीनेट ने 11 जनवरी वो तिथि घोषित की राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में स्थापित करते हुए। तो इसका सही विकल्प क्या है? आपका सही विकल्प बी हो गया। इसके बाद आप देखें, 2010 में जो राष्ट्रपति थे उस समय, बराक ओबामा जी, जनवरी में राष्ट्रीय दास्ता और मानव तस्करी रोकथाम माह के रूप में घोषित किया और 11 जनवरी को इसके लिए वो तिथि घोषित की गई। यहाँ पर 50 से अधिक संगठन विश्व स्तर पर मानव तस्करी के खिलाफ काम कर रहे हैं, मानव तस्करी की अवैध प्रथा को रोकने के खिलाफ काम कर रहे हैं, ताकि वैश्विक स्तर पर इसके खिलाफ जागरूकता को बढ़ाया जा सके। विशेष रूप से अगर हम बात करें, विशेष फोकस किस चीज पर है, तो यौन शोषण पर फोकस है। जो विशेष रूप से जो महिलाओं की तस्करी होती है यौन शोषण के लिहाज से, उस पर विशेष रूप से इसके माध्यम से फोकस किया जाता है। तो याद रखेंगे कि 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और जनवरी को इसके संबंध में विशेष माह के तौर पर घोषित किया गया है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क दुनिया में किस स्थान पर है? विकल्प आपके सामने है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो यहाँ पर आपका विकल्प होगा सही, विकल्प बी। देखिए, अमेरिका के बाद भारत का जो राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क है दूसरे नंबर पर है, ये आप याद रखेंगे। और राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में जो सारी वस्तुओं का आवागमन होता है उसकी 60 से ज्यादा प्रतिशत, 64.5% जो परिवहन है वो राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से होता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 1.45 लाख किलोमीटर लंबा है, जो कि अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। और पिछले 9 वर्ष की अगर बात करें तो पिछले 9 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में जो वृद्धि हुई है वो ही हुई है 59% की। और यहाँ पर अगर देखें, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क देश में सभी वस्तुओं के 64.5% परिवहन, मतलब जो चीजों का, वस्तुओं का व्यापार हो रहा है, उस परिवहन में 64.5% इसकी भूमिका है। लेकिन अगर यात्रियों की बात करें तो भारत में कुल यात्रियों के, अगर रोड के हिसाब से आप देख रहे हैं, कुल यात्री यातायात का 90% आवागमन राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क द्वारा हो रहा है। और 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में कितना विस्तार हुआ है उसको भी देखें तो 2013-14 के 18,371 किलोमीटर से बढ़कर यह हो गया है 44,654 किलोमीटर, इसका विस्तार हो गया है। अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए, इस अभ्यास प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि फास्टचेक में मुख्य सक्रिय घटक क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम फॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड या सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपने ध्यान से ये एपिसोड देखा होगा तो इसका सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। डरते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।